बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कराची के इलाके किमाड़ी में पुरस्रार गैस के अखराज के हवाले से। कुछ ऐसी गैस खारिज हुई जिसकी वजह से आबो हवा जो है वो आलूदा हो गई और इस आलूदा आबो हवा की वजह से कई लोगों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना हुआ। उसके बाद कुछ लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जिनमें से तकरीबन 4 के हवाले से ये कहा जा रहा है कि 4 अफराद जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब ये कहा जा रहा है कि 2 ख़वातीन समेत तकरीबन 6 अफराद ऐसे हैं जो लुक़मा अजल बने हैं इस गैस के अखराज की वजह से। इसके अलावा शुरू में तकरीबन 23 से 25 के करीब लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया और आज के आदाद शुमार के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 125 लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट हुए हैं। इसी वाले से ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल जो है वहाँ पे एक एमरजेंसी सेंटर बनाया गया। इसके अलावा जो किमाड़ी के इलाके या खारादर के इलाके में कुतियाना मेमन हॉस्पिटल है वहाँ पे भी इन मरीज़ों को ले जाया गया। इसके अलावा जिना अस्पताल में भी मरीज़ों को ले जाया गया है। आखिर क्या ऐसी वजह हुई, अब तक इस बात का तयन नहीं किया जा सका है कि ये जो गैस का अखराज था आया ये किसी कंटेनर में से हुआ, किसी ख़ास केमिकल से लदे हुए जहाज़ के लंगर अंदाज होने की वजह से हुआ, या फिर कोई ऐसी पाइपलाइन है जो कि लीक है, या क्या वजह है जिसकी वजह से पूरी जो फ़िज़ा है वो आलूदा है। और इस कदर आलूदा है कि उस इलाके में काम करने वाले लोग या ऐसे लोग जो कि किमाड़ी या पोर्ट के करीब हैं उन्हें सांस लेने में दुश्वारी होती है, बेहोशी भी हुई है। इसके अलावा इसके साथ साथ बाज़ लोगों में उल्टी का आना या मतली, ये तमाम चीज़ें हुई हैं। और अब यही देखना होगा इस हवाले से, यानी बाकायदा तहकीकात का हुक्म भी दिया गया है, इस बात का नोटिस लिया है वज़ीर आला सिंध ने भी। इसी वाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुशीर बराए बहरी उमूर महमूद मौलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम भैया। सर मुझे बताइएगा कि क्या माजरा है सर, इतने लोग हॉस्पिटल में रिपोर्ट हो रहे हैं, 6 लोग जो हैं वो जाँ बहक भी हुए हैं, सर असल मसला क्या है? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त अब तलक जो है ये मैं आपको बताऊं किसी को नहीं पता कि मसला क्या है। और इसकी इंक्वायरी जो लोग मतलब टीमें हैं जो कि इंक्वायरी शुरू कर चुके हैं, और जब तक इंक्वायरी के रिजल्ट्स आएंगे मेरे ख्याल से मैं कुछ कह नहीं सकता हूं कि असल मसला क्या है। ये कल रात को भी था और आज फिर शुरू हो चुका है और तहकीकात जारी है। और सर इस हवाले से स्टेप्स क्या लिए जा रहे हैं खासतौर पे वफाकी हुकूमत की जानिब से, क्योंकि पोर्ट्स का जो इंतजाम है वो तो ज्यादा। देखिए, पोर्ट्स के अंदर इस वक्त हम कल रात को भी जहाज के ऊपर भी गए, पोर्ट्स का भी हमने दौरा किया, आज दिन में भी पोर्ट के दौरा किया। फिल वक्त जो है पोर्ट्स के अंदर कोई ऐसी निशानगी नहीं मिल रही जिससे कहीं गैस की लीकेज या कोई ऐसी चीज, क्योंकि अगर ये खुदा न खास्ता पोर्ट के अंदर होता तो जो लोग बीमार हो रहे हैं या जो लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं वो पोर्ट के वर्कर्स होते हैं। क्योंकि देखिए, हर पोर्ट के अंदर हजारों वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो ये पोर्ट क्या मामला नहीं है। ये जो है मेरे ख्याल से बस्ती के अंदर जो है, जो किमाड़ी का इलाका, उसमें जो मेरा कि हो सकता है कोई वहां पे कोई लीकेज या कोई सीवरेज, मुझे नहीं, मैं कोई इस पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ। मसाइल कोई वहां होंगे, क्योंकि देखें कल भी जो मरीज आए थे कोई 100 से ऊपर आए, और जो हलाकतें हुई हैं उनमें से पोर्ट के अंदर काम करने वाला कोई भी नहीं, शख्स नहीं था। तो इसलिए मेरा कहना यह कि अगर पोर्ट के अंदर से कुछ होता तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि पहला जो हलाकत अल्लाह ना करे या बीमार जो मरीज आ रहे होते हैं वो पोर्ट के अंदर से आ रहे होते हैं, जिसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं जो पोर्ट के अंदर से आ रहा था। सर मुझे बताइएगा, जो हलाकतें हुई हैं उसमें से हुकूमत स्टेप्स लेके किसी का पोस्टमार्टम कर सकती है सर, ताकि बाकी लोगों को महफूज किया जा सके, या जो सैंपल्स लिए जा रहे हैं उस हवाले से कोई लीड मिली है? कहा यह जा रहा है कि नाइट्रस ऑक्साइड शायद वो गैस है जो हवा में पाई जा रही है।
देखिए, इसके ऊपर काफी तहकीकात ऑलरेडी शुरू है और बहुत जल्द हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। और ये मुझे अफसोस है हलाकतों का भी कि भाई ये मेरे ख्याल से 5 हलाकतें हो चुकी हैं अब तक। कल तक 4 हुई थी, आज एक और हो गए, 5 हलाकतें हो चुकी हैं। और देखें, कोशिशें जारी हैं कि हम किसी नतीजे पे पहुंचे। सर, ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि कुछ मुतज़ाद खबरें कल गर्दिश कर रही थी, खासतौर पे सोशल मीडिया पे, कि कोई ऐसा जहाज लंगर अंदाज हुआ था पोर्ट पे जिसमें केमिकल्स वगैरह थे और शायद वो केमिकल्स जो हैं उनकी वजह से ये हो रहा है या फ्यूम्स निकले उन केमिकल्स से। देखिए इस चीज को मैं तरदीद इसलिए करूंगा कि देखिए, अगर कोई जहाज से केमिकल्स या फ्यूम्स निकलते तो पहले जो लोग इससे मुतासिर होते हैं वो जहाज का अमला होता है और जो लेबर जहाज के ऊपर काम करती है और जो पोर्ट के ऊपर। देखिए, वही जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि देखिए, पोर्ट उस जहाज के ऊपर का अमला कोई मेरा 30-40 का तो अमला होगा जहाज पे, 25 से 30 लोग, फिर उसके ऊपर 50 से 100 लोग कम से कम एक वक्त में काम कर रहे होते, तो वहां पे असरात आने चाहिए थे ना। सर, जो 125 कहा यह जा रहा था कि कल पोर्ट पे 125 अफराद काम कर रहे थे इतवार के दिन की वजह से। सर, क्या उनमें से कोई शख्स भी जरा भी बीमार नहीं हुआ या किसी को हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया है? नहीं, पोर्ट के और जहाजों से अभी तक कोई इत्तला नहीं है कि कोई आदमी को अस्पताल ले जाया गया। बिल्कुल। सर, ये भी कहा जा रहा है कि कस्टम हाउस जो है वो खाली करा लिया गया आज, और मेरे कुछ अपने भी जानने वाले हैं कस्टम हाउस में काम करने वाले जो कि बाकायदा बेहोश हुए, उल्टियां हुई, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो सर, क्या कस्टम हाउस में वहां काफी गैस का अखराज है, ये चीजें हैं? आज सर इत्तला यही थी कि कस्टम हाउस को भी खाली कराया गया है। जी बिल्कुल, कस्टम हाउस का भी खाली कराया गया। हमने वहां का भी दौरा किया। मैं मिनिस्टर अली जैदी साहब ने कस्टम हाउस का भी पूरा दौरा किया और वहां पे भी तहकीकात हो रही हैं और इंशाल्लाह सुबह तक कोई। मौलवी साहब, आपने दौरा किया तो आपकी या अली जैदी साहब की तबीयत तो खराब नहीं हुई वहां जाने से, या आपने महसूस किया कि फिजा में वाकई गैस मौजूद है या कोई सांस लेने में तकलीफ या उल्टी या मतली का आना, ऐसी बातें हुई हैं? क्योंकि आप अगर खुद गए हैं। देखिए, मैं खुद गया और कोई मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट या आधा घंटा हम कस्टम हाउस में थे, ठीक है ना। आप ये कहें खुशकिस्मती कहें, मुझे तो या हमें तो कोई चीज ऐसा महसूस नहीं हुआ। मैं आपको इसके वीडियो पूरी क्लिप्स भी भेज देता हूँ। कस्टम मेरे ख्याल से डिप्टी कलेक्टर भी वहाँ पे थे, अली जैदी साहब भी थे, चेयरमैन KPT भी थे। हमने कोई आधा घंटा वहाँ पे पूरा दौरा किया। हमें तो कुछ मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ हुआ नहीं होगा, ऑब्वियसली वहाँ से लोगों को खाली कराया, मगर हम पहुंचे थे कोई तकरीबन 3:30-4 बजे। 4 बजे जब हमने दौरा किया उस वक्त तो कुछ नहीं था, मगर तहकीकात जारी थी। नेवी की टीम ऑलरेडी वहां पे काम कर रही थी। सर, पोर्ट्स पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं या कस्टम हाउस पे कोई एहतियाती तदाबीर, कोई ऐसी चीजें, मास्क या चीजें उनको फराहम की जा रही हैं ताकि सर कुछ तो बचा जा सके? देखिए, पोर्ट के ऊपर तो खैर मेरे ख्याल से ये होता ही है जो कि मास्क वगैरह, मगर आप देखिए ना, अगर जहाज से होता, 1 मिनट के लिए आप ले लें, या पोर्ट से होता तो कस्टम हाउस और जहाज कितना दूर है, काफी फासला है ना जी। देखिए, मतलब मील 1.5 मील का फासला है कम से कम। जी। तो इसीलिए देखिए, मैं ये कहूंगा कि कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही और जो कंसर्न डिपार्टमेंट से मेरा वो तहकीकात कर रहे हैं। और सर, क्या ये जानने की कोशिश की गई है, मैं सर वैसे नाजरीन की इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ, कि ये तो नहीं हुआ है सर कि कस्टम हाउस में कोई चीज ऐसी पकड़ी गई है, कुछ केमिकल्स या चीजें जो स्पिल हो गई हैं या उनमें से फ्यूम्स उठ रहे हो? क्योंकि जो इंटेंसिटी कस्टम हाउस में या उसके अतराफ के इलाके की है, पोर्ट में वो चीज नहीं है सर। कस्टम हाउस और उसके अतराफ का जो इलाका है, खासतौर पर किमाड़ी का, वो मुतासर हुआ है सर। देखिए, मैं ये मेरा मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, मगर देखिए, जहाँ कस्टम हाउस के अंदर आप बात कर रहे हैं, कस्टम हाउस के अंदर तो कोई चीज ऐसे स्टोर नहीं होता। देखिए ना, जब कस्टम हाउस के अंदर तो फाइलें होती है और कस्टम अफसर्स होते हैं। जी। तो यही समझ से बाहर है कि वहां पे मतलब मैं कैसे कह सकता हूँ कि कोई चीज वहां पे लीक हुई हो।
सर कोई तखरीबकारी का उनसर है या इसको रूल आउट कर दिया गया है कि तखरीबकारी कोई नहीं है? देखिए, इसके ऊपर भी मैं कोई बयान दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी चीज ऐसे नहीं कहना चाहता हूँ जो कि मेरे पास पूरा इंफॉर्मेशन ना हो। मेरे ख्याल से इसको जो है तहकीकाती इदारे जो है इस पे काम कर रहे हैं, बहुत जल्द कोई नतीजे पे आएंगे। महमूद साहब ये भी बताइएगा कि सिंध हुकूमत क्या इस हवाले से आपके साथ कोऑर्डिनेशन में है? क्योंकि बयानात जो आए हैं, खासतौर पे आज मुर्तज़ा वहाब साहब का जो बयान आया है, जो मुशीर बराए कानून है, उनका ये कहना है कि वफाकी हुकूमत जो है वो सिंध हुकूमत को मुरीद इल्ज़ाम ठहरा रही है, यानी जो मामलात खराब होते हैं उसका इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पे डाल दिया जाता है, जो अच्छा होता है। जी सर, देखिए, इसके ऊपर मेरे ख्याल से कोई किसी पे इल्जाम नहीं ठहरा रहा है, बल्कि हमने तो नासिर शाह साहब का शुक्रिया अदा किया था कि कल मैं खुद अस्पताल में था तकरीबन रात के 2 बजे, जब उनका फोन आया कि कोई भी चीज की जरूरत हो वगैरह, और हमने जो है क्या बोलते हैं डॉक्टर आसिम साहब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ये मरीजों को मुफ्त में देख रहे थे, और बड़ा खुश आइन मामला था। मेरे ख्याल से कुछ क्वार्टर्स में हो सकता है इख्तलाफात हो, मगर मैं मेरे ख्याल से दरख्वास्त करूंगा सारे पॉलिटिकल लीडर से कि ऐसे वक्त में हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी या इसको पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए ना ले जाए। ठीक है सर। तो सर अब आने वाले वक्त के लिए कोई एहतियाती तदाबीर, कोई एक्शन प्लान, कोई चीज तरतीब दी गई है कि किस तरीके से इन मामलात को या इस जो सिचुएशन इस वक्त है, इस वाक़े को किस तरह निपटा जाएगा? नहीं, देखें, इस वक्त इसके ऊपर फुल फ्लेश काम हो रहा है और इदारे काम करना शुरू कर चुके हैं, और मेरे ख्याल से जल्द ही हम इंशाल्लाह किसी रिजल्ट्स पे आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, मुशीर बराए बहरी उमूर और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। और इनका ये कहना है कि अब तक इस बात का पता नहीं चल सका है कि गैस का अखराज कहाँ से हो रहा है, सोर्स क्या है, क्यों ये हो रहा है कि कस्टम हाउस और उसके अतराफ़ के जो इलाके हैं वहाँ पे लोगों की जो तबीयत है वो बिगड़ रही है, क्या वजह है। और इस हवाले से हम ये भी जानना चाहेंगे कि अस्पताल में जो लोग रिपोर्ट हुए हैं, यानी ख़ास तौर से जिना अस्पताल जो कि एक फोकल पॉइंट समझा जाता है जब कोई ऐसा सेहत का मसला इस शहर में दरपेश होता है, तो वहाँ के लोगों से भी या वहाँ के डॉक्टर से मदद भी ली जाती है। और चूँकि एक टर्शरी केयर सेंटर है तो वहाँ पे इन मरीज़ों को ले जाया जाता है। अगर करीब के किसी अस्पताल में ये मरीज़ जाते भी हैं तो वहाँ से भी रेफ़र करके जिना अस्पताल भेजे जाते हैं, ताकि इस हवाले से यानी ये जाना जा सके कि आखिर क्या वजह है कि लोग जो हैं वो इस तरीके से तबीयत की ख़राबी के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं। हम आपको ये भी बताते चलें कि तमाम लोग जो हैं वो बहुत इंटेंस या बिल्कुल सख्त किस्म की तबीयत की ख़राबी के साथ रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। बहुत से ऐसे मरीज़ भी हैं जिनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कुछ लोग जो जगह तब्दील कर लेते हैं या जब वहाँ से यानी मूव हो जाते हैं तो फिर ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इसी हवाले से हम राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर सीमी जमाली से, ताकि उनका मौक़िफ़ भी जान सकें इस हवाले से कि कितने लोग रिपोर्ट हुए और क्या एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं इस हवाले से कि लोगों को किस तरह कैटर किया जा रहा है। साथ ही साथ चूँकि ये एक अब सेहत आमा का मसला बनता जा रहा है, इन लोगों की सेहत का मसला है, और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो है PMA, उसका किरदार भी हमें हर ऐसे सेहत के मसले पे नज़र आता है जहां आम लोगों की सेहत का मसला हो। तो उनसे हम राब्ता कायम कर रहे हैं और हमारा राब्ता कायम हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। सर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो इस वक्त एक हेल्थ इशू सामने आया है अचानक से, कई लोग मुतासर हो रहे हैं, कोई जहरीली गैस है जिसका अखराज है जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना होता है, बेहोशी तारी होती है, वॉमिटिंग होती है, उल्टी होती है, हॉस्पिटल जाते हैं, कुछ लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद, कुछ लोग हॉस्पिटल नहीं भी जा रहे तब भी ठीक हो रहे हैं। लेकिन ऐसे भी है सर कि तकरीबन 6 लोग इसकी वजह से जाँ बहक भी हुए हैं, क्या कहते हैं सर आप? देखें, ये बहुत अफसोसनाक बात है, लेकिन ये हुकूमत को बहुत जल्दी इसको
जो भी टेक्निकल लोग हैं उनको ये मालूम कर लेना चाहिए कि ये अखराज कहाँ से हो रहा है, और ताकि उसको सील किया जाए, उसको रोका जाए, क्योंकि ये जो गैस है ये लीथल गैस है और बहुत ही डेंजरस गैस है, जैसे कि आपने बताया कि 6 लोग इसमें इंतकाल कर चुके हैं, और ये डायरेक्टली जाके रेस्पिरेशन के सेंटर्स को खत्म कर देता है, यानी कि सांस को बंद कर देता है, जिसकी वजह से लोगों की अमवातें हो रही हैं। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड ये गैस है और ये बड़ा डेंजरस गैस होता है। तो मैं समझता हूँ कि इसको फौरी तौर पे ये मालूम किया जाए, और ये गैस चूंकि हवा से हेवी होता है, ऑक्सीजन से हेवी होता है, इसलिए ये नीचे रहता है। तो जो लोग जमीन पे होते हैं नीचे और सो रहे हैं तो बात सोते ही रह जाते हैं, और जो लोग उसके करीब होते हैं तो वो फौरी तौर पे उसका असर लेकर और वो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और हो रहा है। होना ये चाहिए कि इसमें जो है ये चूंकि ये डाइल्यूट हो जाता है हवा में, तो उसको फौरी तौर पे मतलब अगर हवा चले तो ये डाइल्यूट हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल में अब हवा भी नहीं चल रही है, तो शायद ये थोड़ा सा परेशानी की बात है। सर, अभी ऐसी सूरत हाल में एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए, या आप डॉक्टर्स को और आम लोगों को क्या मशवरा देते हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से? देखिए, इस हालत में तो अव्वल तो ये पता सबसे पहले इसका जो प्रिवेंटिव यही है कि जहां से ये अखराज हो रहा है उसको डिटेक्ट किया जाए और उसको बंद किया जाए। सबसे जरूरी तो ये बात है। दूसरी बात ये कि जो लोग वहां पे बहुत ही करीब जहां पे कंसंट्रेटेड वो चीजें हैं, अगर थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं तो मूव कर जाए। जो लोग मूव नहीं कर सकते हैं वहां से तो वो अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करके पंखा चला दें, क्योंकि जब ये हवा चलती है तो उससे डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट होने के बाद ये आपके ऊपर इतना असरअंदाज नहीं होगा। जिनके घरों में एसी है वो एसी चला ले। तो ये इसकी प्रिवेंशन है। और इसके अलावा एज सच ये चूंकि मैंने जैसे कहा कि ये ऑक्सीजन से भारी गैस है, इसलिए नीचे रहती है, ऊपर नहीं चली जाती है। अगर ये हवा हल्की होती तो ये ऊपर चली जाती है, ऑक्सीजन आपको मिल रहा होता है। लेकिन चूंकि ये ऊपर नहीं जाती है, नीचे आ जाती है ये गैस, तो ये इसका यही तरीका है कि इसको डाइल्यूट किया जाए हवा के साथ। ही जितना डाइल्यूट हो जाए, पंखा खोल दें और हवा में जाके रुक आप बैठे हुए हैं अगर, तो आप बचत हो सकती है। लेकिन अगर करीब है और कहीं फुटपाथ पे सो रहे हैं लोग, तो या घर में हैं बहुत करीब जहाँ पे से ये अखराज हो रही है, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। लिहाजा बचाव इसका एक यही है कि सर जो फर्स्ट एड होती है, अगर कोई लोग ऐसे लोगों को देखें कि जो बेहोश हो गए हैं या मतलब सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो आप क्या कहेंगे सर? फर्स्ट एड क्या देनी चाहिए? नाक मुंह को पानी से धोना चाहिए या मतलब फौरन ही उनकी जगह तब्दील करनी चाहिए? आम लोगों की अवेयरनेस के लिए जानना चाह रहा हूँ सर। देखिए, ये इसमें तो अगर जरा सा भी किसी को गुनोजी हो रही है या वो बेहोश हो रहा है तो फौरी तौर पे उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि उसके जिस्म में ऑक्सीजन की मकदार कम चली गई है। रेस्पिरेशन जो है उसका वो सीज हो रहा है, रुकेगा वो। तो उसको फौरी तौर पे अगर कोई करीबी अस्पताल है, बल्कि अब एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है, जब हम बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो जितने नियर बाई हॉस्पिटल्स हैं वो सबको पता होने चाहिए कि करीब में कौन सा हॉस्पिटल है। जिस तरह जैसे ही कोई ऐसी चीज होती है तो इसका सिंपल यही है कि आप उसको उठा के फौरी तौर पे हॉस्पिटल ले जाए, ताकि वहां पर उनको नेबुलाइज किया जाए, उनको ऑक्सीजनेशन की जाए। लेकिन रोड के ऊपर आप एज सच कोई चीज ऐसी नहीं कर सकते। बेशक अगर किसी को हल्का फुल्का कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो आप उसको नाक में पानी डाल ले, मुंह को धो ले, लेकिन अगर उससे कोई अफाका नहीं होता है, सांस में उसको मुस्तकिल शिकायत होती है कि मेरा सांस घुट रहा है, मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रहा है, तो बजाय टाइम जाया करने के फौरी तौर पे उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, खुद चला जाए या उसको घर वाले ले जाए या दोस्त ले जाए। यानी सर अगर एम्बुलेंस में भी ऑक्सीजन मौजूद है तो उसको एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगा दी जाए, कम से कम इतना किया जाए। बिल्कुल, ये हमने तो बारहा कहा है कि जितनी भी एम्बुलेंसेज है वो विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर के नहीं होने चाहिए। तो अब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि उनको जब ट्रांसपोर्ट किया जाए तो वहीं से ऑक्सीजन लगाते हुए अस्पताल ले जाया जाए, ताकि उसको रास्ते में भी ऑक्सीजन मिल जाए तो उसके
उसकी बचत हो सके। लेकिन अगर आपको ऑक्सीजन के बगैर ले जाते हैं तो ये चांस हो सकता है कि वो रास्ते में ही उसका इंतकाल हो जाए। तो ये सर हत्तुल मकदूर कोशिश करनी चाहिए कि एक तो ये कि ऑक्सीजन सिलेंडर हो एम्बुलेंस में, और अगर कोई बेहोश भी हो गया है तो फिर उसे ऑक्सीजन फौरी लगा दी जाए, ताकि हो सकता है उस ऑक्सीजन के मिलने से वो बेहतर हो जाए उसकी तबीयत। जी हाँ, बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऑक्सीजन जो है वो ऐसे मरीजों को जो कि बेहोश हो रहे हैं या ड्रॉजी हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो वो फौरी तौर पे उनको ऑक्सीजन मिल जाए तो वो ठीक हो जाएंगे, और या अस्पताल फौरी तौर पे शिफ्ट किया जाए किसी न किसी तरीके से, तो वो उनकी जान बच सकती है। और जो लोग अभी ऐसे जगहों पे वहां रह रहे हैं और उनको कुछ हुआ नहीं है, तो दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखें ताकि ये गैस अंदर ना जाए, फैन खोल दे तो जो ये हवा के साथ ये डाइल्यूट हो जाता है। अच्छा। तो फिर उसपे कोई कुछ होने के इम्कान कम रहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैसर सज्जाद, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे, और इनका ये कहना था कि एहतियाती तदाबीर जो हैं वो सबको लेनी चाहिए। कोशिश ये की जाए कि जो लोग अगर उस इलाके की तरफ जा रहे हैं तो फिर कम से कम उस वक्त तक उससे रुका जाए जब तक कि ये मामला हल नहीं हो जाता। पर एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब हम कुछ बात करना चाहेंगे क्रिकेट के हवाले से, और आपको भी बताते चलें कि पाकिस्तान में PSL यानी HBL PSL 5 जो है उसका मैदान सजने वाला है, रंगीनियों में इजाफा होने वाला है, और कराची शहर जहां के नेशनल स्टेडियम में इसकी इफ्तिताई तकरीब मुनक़िद की जाएगी, और साथ ही साथ पहला इफ्तिताई मैच भी खेला जाएगा। बड़ी तैयारियां जारी हैं, लोगों में जोश व खरोश है, और कोशिश ये की जा रही है कि ये जो टूर्नामेंट है, जो इब्तिदा में तो दुबई और शारजा में हुआ करता था, फिर कुछ मैचेस PSL 2 से पाकिस्तान में होना शुरू हुए, उसके बाद कुछ ज़्यादा मैचेस हुए, और अब पूरा टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान के शहरों में होने जा रहा है। और आपको बताते चलें कि लोगों में बड़ा जोश व खरोश है। कराची, जिसे मेयर कराची की जानिब से क्रिकेट सिटी भी कहा जाता है, पूरे शहर में जगह जगह बरक़ी कुम्कुमे भी लगाए गए हैं, ख़ास तौर पे बैनर्स और बाकायदा जो जिसे कहना चाहिए कि प्लेकार्ड्स, या बाकायदा जो खिलाड़ी हैं, जो मशहूर खिलाड़ी हैं इन टीम्स में, उनकी क़द्द-ए-आदम तस्वीरें भी लगाई गई हैं। एक जश्न का समा है। पिछले साल भी हम देख चुके हैं कि कराची वालों ने बहुत एंजॉय किया था इसकी, जो तकारीब हुई उनको भी, साथ साथ मैचेस को भी। अब देखना ये होगा कि ये जो तैयारियां हैं HBL PSL 5 की, ये किस मरहले पे पहुंची हैं, और जो टीम्स हैं ख़ास तौर पे जो वो टीमें जो कि अपने टाइटल का दिफा कर रही हैं, जैसे कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जिसको अपने टाइटल का दिफा करना है, इसका भी देखना होगा कि इस दफ़ा उनकी तैयारी कैसी है। और ख़ास तौर पे सरफराज अहमद का इस हवाले से, मेट्रो वन न्यूज़ के हवाले से जो है एक मैसेज भी हमारे पास आया, जो हम आपको दिखाना चाहेंगे, और उसके बाद अपने इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। तो आइए पहले सरफराज अहमद का ये वीडियो क्लिप देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरफराज अहमद। PSL सीज़न 5 स्टार्ट होने वाला है, और इंशाल्लाह मैं क्वेटा ग्लैडिएटर की नुमाइंदगी करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ख़ास दुआओं में याद रखेंगे। और मेट्रो वन न्यूज़ चैनल को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वो इस स्पोर्ट्स को फ़रोग़ के इक़दाम के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और इस स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं। उम्मीद है कि PSL सीज़न 5 कोई भी भरपूर सपोर्ट करेंगे। जी नाज़रीन, कमेंट्स आपने देखे, और आपको ये भी बताएं कि 19 फरवरी को ट्रॉफ़ी की नुमाइश की जाएगी, 20 फरवरी को इसकी इफ्तिताई तकरीब भी होगी। इसके साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि पहला मैच जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ इस वक्त लेजेंड क्रिकेटर और स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं, साजिद खान साहब, जो कि अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि PSL के हवाले से ये क्या कहते हैं, कौन सी टीम फेवरेट है, और किस तरह का मुकाबला देखने में आएगा। जी अस्सलाम वालेकुम साजिद खान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में।
वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर बुलंद इकबाल। खबर की खबर एक दफा फिर हमेशा की तरह बाजी रह गया स्पोर्ट्स के हवाले से। जिस तरह मेट्रो न्यूज चैनल हक और सच की बात करता है, पाकिस्तान के स्टार वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर सरफराज अहमद जो कोयटा के कप्तान हैं, उनकी वीडियो आपने देखी। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के स्पोर्ट्स चैनल पे जिस तरह मेट्रो न्यूज चैनल स्पोर्ट्स की हौसला अफजाई करता है, क्रिकेटर की हौसला अफजाई करता है, नेशनल स्टेडियम की हमेशा फ्रंट पे जाके मेट्रो न्यूज चैनल ने सपोर्ट की। जब कोई भी नहीं जाता था, पानी बंद हो जाता था, मेट्रो न्यूज चैनल यकीनी तौर पर पाकिस्तान का लफ्ज आ जाए, स्टेडियम का लफ्ज आ जाए, हमेशा मेट्रो न्यूज चैनल ने सपोर्ट की। उसकी वजह से आपने देखा मेट्रो न्यूज चैनल ने जिस तरह हमेशा सपोर्ट किया। और आपने देखा पाकिस्तान सुपर लीग 4 एडिशन के जो 8 के 8 मैच हुए, जिस तरह पाकिस्तान की आवाम ने, सपोर्टिंग क्राउड ने और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारे ने सपोर्ट की। 5वें एडिशन की ओपनिंग होने वाली है और खुशी का नमा है, ईद का समा है। यकीनी तौर पर ये क्यों ना हो, पाकिस्तान स्पोर्ट्स का साल है 2020 क्रिकेट का साजिद भाई, आप क्या कहते हैं कि क्वेटा ग्लैडिएटर क्या अपने टाइटल का दिफा कर पाएगी या नहीं? वैसे तो आप सरफराज अहमद की हमेशा ही तारीफ करते हैं, लेकिन आपसे सर न्यूट्रल राय लेना चाहूंगा, बिल्कुल गैर जानिबदार मुझे अपना तज्जिया दीजिएगा कि आप किस टीम को फेवरेट टीम समझते हैं HBL PSL 5 के लिए? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और हमेशा फ्रंट की जगह अगर देखा जाए 4 दफा वो फाइनल में आए और 5 फाइनल खेलने जा रहे हैं, मतलब 5 फाइनल जीत चुके हैं और उसको दिफा करने में कोयटा फेवरेट मेरी टीम है। कोयटा और कराची का मैं फाइनल देखता हूँ। कोयटा फाइनल जो यकीनी तौर पर कोयटा यकीनी सरफराज की क्या जो फ्रंट से रीड करता है, फ्रंट ऑफ लीडिंग का, बेबी ऑफ टीम का उनको एहसास मिला हुआ, ये तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। 2 ऐसे फास्ट बॉलर उनके पास मौजूद है। हसनैन की बात करूं कि बहुत शानदार बॉलर उनके पास मौजूद है। अगर देखे जाए कि बैटिंग के हवाले से उमर अकमल की बात करें, अहमद शहजाद की बात की जाए, बड़े शानदार बैट्समैन उनके पास मौजूद है। तमाम चीजें अगर शॉर्ट फॉरवर्डिंग क्रिकेट में कप्तान अच्छा हो, खिलाड़ी अच्छा हो, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। सरफराज अहमद की क़यादत में कोयटा डिफेंड कर सकती है अपना जो 2020 जो 4 एडिशन जीता है, तो 5वां एडिशन जीतने की सलाहियत रखती है। मगर दूसरी टीम यकीनी तौर पर कराची किंग होगी और कराची और कोयटा मिलके यकीनी तौर पर 5वें एडिशन का फाइनल खेलेगी। और इस खुशी के समा में और यकीनी तौर पर हम मेट्रो न्यूज चैनल को नहीं भूल सकते, मेट्रो न्यूज की कोशिशों को सराहना चाहिए। आइए पाकिस्तान सुपर लीग कामयाब बनाइए, पाकिस्तान का लफ्ज आ जाए तो यकीनी बिल्कुल बिल्कुल। तमाम साजिद खान साहब, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि सरफराज अहमद की जो इंटरनेशनल क्रिकेट में गैप आया है, जाहिर सी बात है तीनों फॉर्मेट का कप्तान होके एक PSL टूर्नामेंट खेलना और अब टीम से बाहर होकर ये टूर्नामेंट खेलना, आप नहीं समझते कि इंटरनेशनल एक्सपोजर में कमी की वजह से टीम को या सरफराज अहमद को मुश्किल का सामना होगा PSL 5 के मैचेस खेलने में? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब। ये मेरिट का कदर किया, तीनों फॉर्मूले कैप्टन और वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर दुनिया में जिसका ऐसा मुकाम हो। जो तस्वीरों के हवाले से बात की थी आपने, उसकी तस्वीरें भी नहीं लगा रहे, ये नाअहली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। यकीनी तौर पर बहुत अच्छा, कुछ लोग जो क्रिकेट बोर्ड में लोग हैं ऐसे दयानतदार ईमानदार हाफिज कुरान की जो दुनिया में पाकिस्तान को मुताबिक कराया, ICC चैंपियंस ट्रॉफी जिताया, 11 चीजें जिताई, तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। मगर ये चीजें भुला, लेकिन साजिद भाई एक बैड पैच तो था ना सर सरफराज अहमद पे, यानी जो जिस तरह की कारकर्दगी होनी चाहिए थी वो कारकर्दगी। और किसके नहीं मेरी बात सुने, किसके बैड बैच नहीं था? आप फकर की बात करें, इमाम की बात करें, किसकी बात करें? आप देखें पाकिस्तान सुपर लीग में बात कर रहे हैं तो उसमें उसकी अच्छी कारकर्दगी और पाकिस्तान के हवाले से आपने बात की, बैड बैच उनका था, उनको खिला कर मोटिवेट कर दिया। हारिस सुहेल को आपने देखने खिलाया, एक डंके की चोट पे कराया। मगर सरफराज को उस बिहार पे बात कर रहे हैं बैड बैच के हवाले से, तो सरफराज की कीपिंग जो है दुनिया में बेहतर से बेहतर है, वर्ल्ड क्लास कप्तानी है। तो ये तमाम चीजें बुलाना चाहिए, आपको आवाज उठाना चाहिए, आपको सच की आवाज उठानी चाहिए। प्लेटफॉर्म के तबूतों पे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा 5वां एडिशन पाकिस्तान सुपर लीग में सरफराज की कारकर्दगी इतनी म्यारी होगी तो लेने पे मजबूर हो जाएंगे। और 2020 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सर, आपसे ये भी जानना चाहूंगा साजिद भाई, मुझे ये भी बताइएगा कि अगर सरफराज अहमद की तरफ से बहुत उम्दा कारकर्दगी देखने में आती है तो क्या सरफराज अहमद को वापस टीम में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा?
101% लिया जाएगा। उसकी कारकर्दगी पे कोई दो राय नहीं है, कारकर्दगी बहुत बेहतर होगी और बेहतर आपको इसलिए नजर आएगी, हर लिहाज से नजर आएगा। और पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है वो यकीनी तो वो मॉनिटर करेगी और पाकिस्तान सुपर लीग का मकसद ही वर्ल्ड कप से पहले तैयारी करने के लिए मौका मिला हुआ है और सब खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें ही सरफराज अहमद को भी मौका मिलेगा और सरफराज अहमद की कारकर्दगी बहुत बेहतर आप खुद देखेंगे, उसकी कप्तानी देखेंगे, उसकी बैटिंग देखेंगे, उसकी कीपिंग देखेंगे तो वादे तौर पर जो शोहरत हासिल की है, अब तक 4 फाइनल खेले हैं और एक फाइनल उसने जिताया है, तो कोई भी ऐसा कप्तान नहीं है जो सरफराज के करीब भी आए, नेमल बदल हो, मगर उसकी कारकर्दगी को सराहना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और आपको यकीनी तौर पर 20 तारीख के मैच डू एंड डाई जो मेरा अपने जराए बताते हैं इस्लामाबाद और कोयटा के दरमियान, उसकी कारकर्दगी अभी से मैं आपको बता दूं और बड़े लंबे रन को जो पिच जो बनी हुई है बैटिंग पैराडाइज से, तो आपको एक अच्छा एंटरटेन क्रिकेट देखने को मिलेगी। और आपके प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिनका ये हल्का है और दुनिया के कामयाब तरीन कप्तान है, पहले प्राइम मिनिस्टर ने आइए पाकिस्तान सुपर लीग की ओपनिंग में खिलाड़ियों से मुतारुफ कराइए और खिलाड़ियों को मोटिवेट किए। ठीक है साजिद भाई, थोड़ी सी टेक्निकल बातें सर, आपसे टेक्निकल बातें थोड़ी करना चाहूंगा। मतलब मुझे ये बताइएगा कि एज अ टीम आप कह रहे हैं कि कराची और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है ना वो फेवरेट टीम है। अगर मैं टीम वर्क की बात करता हूं, कोयटा ग्लैडिएटर्स को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से लड़के जेल होके खेलते हैं। आप क्या समझते हैं कि कराची किंग्स में क्या कमी है कि वो बहुत ज्यादा हाइप और ऑन पेपर बेस्ट टीम होने के बावजूद टाइटल नहीं ले पाए हैं सर अब तक? देखिए बहुत पॉजिटिव है जो उनका कोचिंग स्टाफ है। वसीम अकरम एक ग्रेट लेजेंड है, अहमद वसीम को कॉन्फिडेंस दिया है। बाबर की बात करूं, शकील की बात करूं, उमर खान की बात करूं, क्या रिजवान की बात करूं, क्या इफ्तिखार की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट उनकी टीम है। और मोहम्मद आमिर की जो कमबैक वर्ल्ड कप से पहले होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनकी बॉलिंग। और शजील खान जो यकीनी तौर पर शॉर्ट फॉरवर्ड सिंध का बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर, तो उन पर बड़ा डिपेंड करेगा। और बाबर तीनों फॉर्मेट खेलने वाला वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, तो मैं इससे बेहतर टीम नजर नहीं आ रही। तमाम पाकिस्तान की फ्रेंचाइज की टीम बेहतर है, मगर कराची और कोयटा का फाइनल में देख रहा हूं, दोनों जो ऑनर है, नदी उमर की बात करूं, सलमान इकबाल की बात करूं, बड़े ऑनेस्ट और क्रिकेट को प्रमोट करने में इनका बड़ा अहम रोल है। और पाकिस्तान का जो क्राउड है शहर कराची का, वो ज्यादा तौर पर यादें ताजा कर देगा। पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज नहीं है और दोनों टीमों को सपोर्ट करने के लिए दोनों टीम के कोचिंग स्टाफ का बड़ा अहम रोल होगा। अगर सर विव रिचर्ड का जिक्र ना करूं, ग्रेट मोइन खान का जिक्र ना करूं, अब्दुल रजाक का जिक्र ना करूं, तो ये बड़े मोटिवेट करते हैं खिलाड़ियों को। तो ये चीज होती है जो हम पाकिस्तान सुपर लीग में देखना चाहते हैं और उन्होंने प्रूफ किया है, तो खिलाड़ियों ने प्रूफ किया। और बेहतर कप्तान वही होता है जो बेहतर से बेहतर कारकर्दगी ग्राउंड में खिलाड़ियों से लेने की सलाहियत सरफराज अहमद में। सर लाहौर के हवाले से क्या कहते हैं, लाहौर कलंदर्स जो हैं सर, वो आप क्या समझते हैं इस HBL PSL 5 में लाहौर कलंदर्स की क्या परफॉर्मेंस रहेगी? देखिए लाहौर कलंदर को गांधी जी को फॉलो करते हैं, आकिब जावेद के कोच है, अना की पनावर करते हैं और लाहौर कलंदर के 8 के 8 मैच कजाफी स्टेडियम लाहौर में है और उनके पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, वो अपना होम ग्राउंड में खेलने से फाइनल में आ सकते हैं, मगर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और फकर की बात करूं, उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सकते जिस तरह की दिखाना चाहिए, मगर उनके पास एक ऐसा बॉलर है। अगर बात करूं शेरवानी की बात करूं, बहुत शानदार बॉलर, हारिस रऊफ की बात करूं जिसने पाकिस्तान का नाम जाके ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा मुतारुफ किया, उनके पास बैकअप है। मगर आपको प्रोफेसर हफीज की कारकर्दगी बड़ा नुमाया होगा और प्रोफेसर हफीज हैं, अगर मैं समझता हूं अगर फिट रहे अनफिट ना रहे तो बहुत अहम रोल प्ले करेंगे लाहौर कलंदर के हवाले से। मगर ऑन रिकॉर्ड 5वें एडिशन में लाहौर की कारकर्दगी उस तरह की नहीं रही जिस तरह 4 एडिशन में रहनी चाहिए थी। मगर वही बात आती है, अना की बात आती है, इको के बराबर की जो आकिब जावेद में मौजूद है और आकिब जावेद एक बेहतर कोच हो सकते हैं अगर तमाम चीजों बुलाकर बेहतर टीम को सिलेक्ट करके खिलाए, तो तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड। ठीक है सर, लाहौर को साजिद भाई बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और जिस तरह आपका कहना था कि एक तो टीम वर्क, दूसरे अना को छोड़ना होगा और अगर जो भी टीम HBL PSL 5 में टीम वर्क के साथ खेलेगी, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी, तो वो यकीनन टूर्नामेंट में कामयाब हो सकती है। तैयारियां बहुत जोशो खरोश और ये तमाम चीज़ें अपने उरूज पर हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें कराची की शाहराहों की, तो मुख्तलिफ
जगहों पे जो है स्क्रीन्स भी लगाए गए। इसी हवाले से अब हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ नसीम राजपूत साहब मौजूद हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि ये किसको फेवरेट देखते हैं HBL PSL 5 में। अस्सलाम वालेकुम नसीम राजपूत साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। नसीम भाई, क्या कहते हैं, फेवरेट टीम कौन सी है HBL PSL 5 के लिए? देखिए, पर्सनली आप अगर मुझसे पूछेंगे तो फिर कोयटा ग्लैडिएटर। अपनी अपनी फेवरेट टीम तो हर आदमी की होती है। नहीं सर, इम्पार्शियल होके बताएं, गैर जानिबदार होके बताएं कि आप क्या समझते हैं। फिर भी मैं आपको कहूंगा कि कोयटा ग्लैडिएटर, जो उनका बैलेंस इस दफा माजी के 4 अगर आप उनके टूर्नामेंट्स देखें उसके मुकाबले में उनका बैलेंस इस दफा ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। उनके टॉप ऑर्डर में जिस तरह जैसन रॉय दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ शेन वॉटसन आगाज कर रहे हैं, फिर अहमद शहजाद, अगर दोनों में से कोई ओपनर नहीं चलता तो अहमद शहजाद रिप्लेसमेंट जो 1 डाउन पे बैटिंग कर रहे हैं वो आ जाते हैं, तो उमर अकमल बैटिंग कर रहे हैं। फिर नीचे से जो फास्ट बॉलिंग अटैक उनका नसीम शाह और हसनैन, जो 2 यंग फास्ट बॉलर हैं, वो उनके साथ मौजूद हैं यहाँ पर। फवाद की सूरत में एक अच्छा स्पिनर, नवाज की सूरत में स्पिनर ऑलराउंडर। तो इस टीम का अगर बैलेंस देखते हैं ना तो बाकी टीमों से ज्यादा लग रहा है, लेकिन हमने देखा है माजी में जो बैलेंस टीमें थी वो इतनी बैलेंस दिखाई नहीं दी फिर टूर्नामेंट के अंदर। तो फिर स्टार्ट कैसा मिलता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और टीमें 19-20 है, 20 तो नहीं कह सकते सारी टीमें, लेकिन 19-20 है। हर कोई भी टीम किसी वक्त भी परफॉर्म कर सकती है। कराची किंग्स के हवाले से क्या कहते हैं? जबरदस्त टीम होती है, इतनी हाइप बनाई जाती है, लेकिन सर टाइटल नहीं ले पाई अभी तक। यानी 4 PSL गुजर चुके हैं, हर जो जब सीजन आता है तो बड़ी बात की जाती है। इस दफा आप क्या देख रहे हैं कराची किंग्स के हवाले से? डॉक्टर साहब, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स 2 ऐसी टीम है कि जो दोनों महंगी तरीन टीम है। जो यानी क्या कह रहे हैं, मुल्तान सुल्तान को निकालें जो अली तरीन साहब ने खरीदी है, उससे पहले एक तकरीबन 26 करोड़ की थी, एक 24 करोड़ की टीम थी। दोनों महंगी तरीन टीमें थी उस वक्त जब 5 टीमें थी, लेकिन ये दोनों की कारकर्दगी अगर हम देखते हैं तो फिर बिल्कुल बॉटम पे दिखाई दी है। लाहौर कलंदर्स तो किसी भी एक इवेंट में किसी एक टीम से भी ऊपर नहीं आ सके। 4 सीजन के अंदर सारा साल काम करते हैं। कराची किंग्स में भी आप देखें जिस तरीके के नाम उनके साथ रहे हैं, वो भी परफॉर्म नहीं कर सके। तो इससे पहले ये टीमें ज्यादा मजबूत थी, ज्यादा बैलेंस थी, लेकिन परफॉर्म क्या वजह है? क्या टीम वर्क का ना होना, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करना, ये क्या वजह होती है कि मैच नहीं जीत पाते सर? वैसे आप देखें तो ऑन पेपर या इनफरादी खिलाड़ियों को देखें तो सब टॉप के लोग हैं सर।